Today we are present here with a new video on surface chemistry. Okay, today we are going to start a new chapter, fresh chapter, that is our 5th unit, surface chemistry. Okay, so what is surface chemistry? The branch of chemistry, the branch of chemistry which deals with the branch of chemistry which deals with the phenomenon happening at the surface. सरफेस केमिस्ट्री का वह ब्रांच होता है जिसमें उन सारे फेनोमेनन को स्टडी किया जाता है जो कि सरफेस पर होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास एक मार्कर है। यदि हम इस मार्कर को एक रूम में रख देते हैं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद जब हम आते हैं तो इसके सरफेस पर बच्चों डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यहां पर सरफेस फिनोमेना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मार्कर। ओके, तो यह केमिकल प्रोसेस है, केमिकल फिनोमेना है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में इस प्रकार के फिनोमेनन को स्टडी किया जाता है उसको हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जो जंग लग जाता है तो वह भी सरफेस फिनोमेनन होता है, ठीक है। ऐसे ही डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। पानी में शुगर का घुलना, ये भी सरफेस फिनोमेनन के अंतर्गत आता है। सरफेस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शुगर के चारों तरफ जो एडजॉर्ब होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the phenomenon happening at the surface. The branch of chemistry which deals with the phenomenon happening at the surface is called surface chemistry. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। हो गया, चलिए मिटाते हैं। अब है बच्चों एडजॉर्प्शन। यह बिल्कुल नया टर्म है, इसको आपको सीखना चाहिए, जान लेना चाहिए, ठीक है। What is adsorption? The accumulation of molecular species
accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk. In bulk of solid, the accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk of solid or liquid is known as adsorption. एडजॉर्प्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पीसीज का किसी सॉलिड की, ठीक है, किसी सॉलिड के सरफेस पर एक्यूमुलेट होने, इकट्ठे होने की प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। ओके, वैसे बच्चों एनिमल चारकोल जो होता है, एनिमल चारकोल ठीक है, ये क्या करता है? शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। एनिमल चारकोल ओके इज यूज्ड टू प्यूरिफाई शुगर। ओके, मतलब शुगर जो होता है उसको एनिमल चारकोल से पास किया जाता है। उस शुगर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, वो सारे इम्प्योरिटीज जो होते हैं चारकोल के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमको साफ सुथरा प्योर शुगर प्राप्त होता है। ओके, ऐसे ही बच्चों सिलिका जेल एक सब्सटेंस होता है, गोलियां होती हैं सिलिका जेल की, ठीक है। ये जो होती हैं कंटेनर को मॉइस्ट फ्री बनाने के लिए होता है। सिलिका जेल इज यूज्ड टू मेक द कंटेनर मॉइस्ट फ्री। मार्केट में जाते हैं, ठीक है ना, तो डिब्बे में जब कोई सामान लेना होता है तो उसमें कुछ सिलिका जेल के गोलियां मिला दी जाती हैं। वह सिलिका जेल क्या करता है, उस डिब्बे के अंदर जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो उसमें फिर डिब्बे में जो और कोई भी सामान रखते हैं, ठीक है ना, वह खराब होने नहीं पाता है। ओके, नोट कर लीजिए। एब्जॉर्प्शन, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक। मार्कर का एग्जांपल लिया था, मार्कर के सरफेस पर जो है डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक। आइए अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं और कुछ नए टर्म्स को समझने या समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। मिटा जाए, चलिए। अब है बच्चों कुछ नए टर्म्स देखेंगे। जैसे मान लो बच्चों एक हमारे पास है सॉलिड सरफेस, सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड हो गया, ठीक। और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे ढेर सारे जो है पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स चारों तरफ हैं। कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं इसके सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं।
कुछ पार्टिकल्स सॉलिड के सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक, तो यहां पर एक टर्म यूज होगा, इसको हम कहेंगे बच्चों एडजार्बेंट। इसको क्या बोलेंगे? एडजार्बेंट। एडजार्बेंट, ठीक है, ये एडजार्बेंट हो गया। और जो और ये जो स्पीसीज आकर के एडजार्ब हुए हैं, इसको कहेंगे एडजार्बेट। एडजार्बेट, ओके। तो एडजार्बेंट और एडजार्बेट आपको आना चाहिए, जानना चाहिए। एडजार्बेंट होता क्या है? वह सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसके सरफेस पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज एक्यूमुलेट होते हैं, उसको एडजार्बेंट कहा जाता है। एडजार्बेंट क्या होता है? वे मॉलिक्यूलर स्पीसीज, डस्ट के पार्टिकल्स या वाटर के पार्टिकल्स जो सॉलिड पे एक्यूमुलेट होते हैं, उनको हम एडजार्बेट कहते हैं। ओके, तो एडजार्बेंट और एडजार्बेट समझ में आ गया। अब आगे यही दोनों टर्म्स यूज होंगे, कौन एडजार्बेट है और कौन एडजार्बेंट है। ओके, चलो तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इसका एक उल्टा प्रोसेस होता है, एक अपोजिट प्रोसेस होता है, उसको डीजॉर्प्शन कहा जाता है। डीजॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन। It is just opposite of adsorption. It is just opposite of adsorption. अर्थात कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं डीजॉर्प्शन? The removal, the process of removal, the process of removal of adsorbed molecular species from a solid surface is known as desorption. Desorption. ओके, डिजॉर्प्शन हो गया। यदि मार्कर को एक रात दो रात के लिए हम रख देते हैं क्लासरूम में, तो और 2 दिन के बाद देखते हैं तो उसका डस्ट के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एडजॉर्प्शन हो गया। यदि हम फिर मार्कर को, डस्टी मार्कर को लेकर के उसको फूंक मारें तो उस पर से जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों रिमूव होने लगते हैं, तो इसी प्रोसेस को डीजॉर्प्शन कहा जाता है। ओके, नोट करो, मिटा दें। चलिए, तो अब हम एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन देखेंगे। एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन आप अभी ये भी सीखे हो और एब्जॉर्प्शन आप बहुत पहले से जानते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मान ला कि हम एक इंक का एक चार्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसको ब्लू इंक में डीप कर देते हैं। ठीक, तो जब बाहर से देखा जाता है बच्चों, तो चार्ट पूरा जो है ब्लू कलर का दिखने लगता है, पर जब चार्ट को तोड़ते हैं तो उसके अंदर ब्लू नहीं रहता, वेट हो जाता, भीग जाता है, पर वह ब्लू नहीं होता। तो इसमें क्या है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस पाया जाता है। ठीक, इसमें चाक की सरफेस पर जो इंक, जो डाई है, पिगमेंट है, वह एडजॉर्ब हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एडजॉर्ब हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स चार्ट के अंदर तक एंटर कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, अर्थात वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जब मॉलिक्यूलर स्पीसीज किसी सब्सटेंस के बल्क तक चला जाता है, अंदर तक चला जाता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, और जब केवल सरफेस तक रहता है तो उसको एडजॉर्प्शन कहा जाता है। ओके, ऐसे ही बच्चों जैसे हम यूज करते हैं अम्ब्रेला, रेनी सीजन चल ही रहा है, तो ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरता है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, वो अम्ब्रेला के सिर्फ आउटर जो सरफेस होता है उस पर फैल जाता है, अंदर नहीं आता। ठीक, तो यहां पर जो है एडजॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। परंतु जब हम ये हैंकी है, हैंकी से मुंह, माउथ, फेस को पोंछते हैं, रब करते हैं, तो स्वेट जो होता है हैंकी के भीतर तक चला जाता है। ओके, तो यहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक, तो यहां पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ओके, सिलिका जेल बच्चों होता है, इसको लिख देते हैं डीप ए चार्ट इन ब्लू एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी डीप अ चार्ट इन ब्लू इंक। ठीक है, ब्लू इंक में चाक को डुबाएं। ब्लू इंक the molecules of blue dye accumulate on the surface of chalk but the molecules of water enter in the chart. Okay, hence blue color is adjacent and water molecules
और एक जार। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखें बच्चों। सिलिका जेल होता है, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्बेंस का कार्य करता है। वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है। ठीक, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड जो है, इसमें जब हम वाटर डालते हैं क्या बन जाता है, CaCl2 2H2O। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के अंदर तक चले जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दें, मिटा दें। ओके, अब बच्चों है हम लोगों के पास मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? तो बच्चों, सॉलिड जो होता है, सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ये मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है, और ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं। ठीक है ना, वेल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो बच्चों, जो भीतर के मॉलिक्यूल होते हैं, उन जिस भीतर के मॉलिक्यूल, इनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो चारों डायरेक्शन में होता है। तो नेट फोर्स 0 होता है बच्चों। ठीक है, ये जो एकदम बल्कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, बल्क भीतर का जो मॉलिक्यूल होता है सॉलिड, क्योंकि आप जानते हो कि पार्टिकल से बने होते हैं। सॉलिड सब्सटेंस is made up of particles. These particles are known as atoms or molecules, you can say any. Okay, तो जो बीच के पार्टिकल होते हैं उन पर एक चारों तरफ का फोर्स होता है, चारों तरफ हर डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है। इस कारण से उस पर नेट फोर्स 0 होता है। पर जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, उन पर जो फोर्स होता है वह, जैसे मान लीजिए है, इधर की तरफ फोर्स रहेगा, इस पर इधर की तरफ, इस पर इधर की तरफ, इस पर इधर की तरफ, इस पर इधर की तरफ। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्या अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है ना, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसीलिए डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं इनके सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके,
यहाँ पर जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। जीरो होता है। जबकि सरफेस मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है। इसीलिए सरफेस मॉलिक्यूल्स पर ही सरफेस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग होते हैं, अट्रैक्टिंग। ठीक है, इसी कारण सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होता है। ये बात हो गई। अब थर्मोडायनेमिक बच्चों हम क्लास 11 में पढ़े हैं क्या कि कोई भी प्रोसेस यदि होना, चूंकि देखिए कोई पार्टिकल आएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, यदि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, वो दूर दूर है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, पास पास आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो हीट जो होता है ना इसमें निकलता है, अर्थात इस प्रोसेस में डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यह एक्सोथर्मिक है। ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तथा बच्चों जो एंट्रोपी होता है वह भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव। एंट्रोपी क्या होता है बच्चों, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, ऑर्डर, रैंडमनेस। पार्टिकल दूर दूर है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, पार्टिकल पास आ गया तो उसकी एंट्रोपी कम हो गई, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस को हम एंट्रोपी कहते हैं। अब थर्मोडायनामिक में हम बच्चों एक इक्वेशन पढ़े थे, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, दिस वन इज चेंज इन एंट्रोपी एंड दिस वन इज टेम्परेचर। तो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, यदि H का वैल्यू बहुत नेगेटिव हो। सो डेल्टा H शुड बी sufficiently large enough, sufficiently
एन ऑफ नेगेटिव प्लस नेगेटिव टू गेट डेल्टा जी नेगेटिव, टू गेट डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा एक्स बहुत नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एक्स मान लीजिए कि ये -50 है और ये मान लीजिए -30 है, टी मान लीजिए 10 है, 10 नहीं बल्कि 20 मान लो है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -50 600 आ जाएगा प्लस 600। अब देखिए क्या हो गया, ये पॉजिटिव में आ रहा है, 550 आ रहा है, तो डेल्टा जी यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो यह प्रोसेस जो होगा बच्चों स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा था एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, so delta x should be sufficiently large negative to get delta g negative। डेल्टा x बहुत ही नेगेटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत नेगेटिव होना चाहिए, ताकि t डेल्टा s का वैल्यू यदि पॉजिटिव भी आता है तो ये डिफरेंस नेगेटिव ही हो, तभी जो है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, एडजॉर्प्शन नहीं होगा। एडजॉर्प्शन होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। ओके, सॉरी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। in case of equilibrium, delta G equal to 0। ओके, उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। ओके, डेल्टा जी का वैल्यू यदि 0 आता है तो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का रेट बराबर हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया। एक और चीज बता रहा हूं, यदि मान लो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आता है, उस केस में एडजॉर्प्शन नहीं होगा, डिजॉर्प्शन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिजॉर्प्शन। ओके, नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। स्टार्ट है, चलिए। अब बच्चों हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बच्चों मेनली दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, उसको टेबल के रूप में हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। फीजी जॉर्प्शन, फीजी जॉर्प्शन एंड केमी जॉर्प्शन, केमी जॉर्प्शन, फीजी जॉर्प्शन एंड केमी जॉर्प्शन। ठीक है, फीजी जॉर्प्शन, केमी जॉर्प्शन। तो बच्चों फीजी जॉर्प्शन में क्या होता है,
ये फिजिजाशन जो होता है वास्तव में वीक वंडर वाल फोर्स के कारण होता है। फिजिजाशन क्यों होता है? ड्यू टू वीक वैंडर वाल फोर्स के कारण, ठीक है। वंडरवाल फोर्स बनता है, इस कारण से फिजिजाशन होता है। केमिजाशन क्या होता है? यहाँ पर एक्चुअल बांड बनते हैं, स्ट्रांग बांड बनते हैं, ड्यू टू स्ट्रांग बांड, ड्यू टू स्ट्रांग या एक्चुअल बांड। ये बांड कोवैलेंट बांड हो सकता है बच्चों, या आयनिक बांड हो सकता है, ठीक है। कोवैलेंट बांड, आयनिक बांड जानते हैं, बहुत ही स्ट्रांग बांड होते हैं। तो इसके कारण जो होता है ये केमिजाशन। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट है कि आता है एग्जाम, इसमें चेंज इन एंथैल्पी फिजिजाशन जो होता है वो 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी इन फिजिजाशन इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल। जब केमिजाशन में चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वह 80 to 240 किलो जूल पर मोल, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है, इसमें बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। फिजिजाशन जो होता है बच्चों लो स्पेसिफिक होता है, लो स्पेसिफिक मतलब बस का पार्टिकल किसी भी सरफेस पर जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, जबकि कोई भी केमिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ केमिजाशन शो नहीं करता। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक, ओके। केमिजाशन इज हाईली स्पेसिफिक व्हाइल फिजिजाशन इज लो स्पेसिफिक। चूंकि इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, इसलिए यह रिवर्सिबल होता है, यह प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है। जबकि केमिजाशन जो होता है बच्चों इरिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी मात्रा में एनर्जी यदि रिलीज हो गई तो फिर इस प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में कराना है तो आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि आसान नहीं है, इसीलिए इरिवर्सिबल होता है। केमिजाशन इज इरिवर्सिबल। चूंकि इसमें बच्चों चेंज इन एंथैल्पी बहुत ही कम है, इसीलिए इसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, लो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स। तो लो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन फिजिजाशन, व्हाइल इन केमिजाशन हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओके। हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चों जो होता है फिजिजाशन increases on increasing temperature, it increases on increasing temperature, sorry decreases। फिजिजाशन का रेट जो होता है डिक्रीज करता है, ओके। इट इंक्रीज सॉरी इट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिजाशन का रेट कम हो जाता है, ठीक है।
It increases on increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ाया जाने पर केवी जंक्शन का रेट बढ़ता है। ओके, सातवां पॉइंट होता है बच्चों सरफेस एरिया बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया the rate of phase absorption increases। ओके, और यहां पर भी वही होगा ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया the rate of Kemi Johnson increases। ओके, तो ये डिफरेंस रहा पीजी जॉनसन और केमी जॉनसन में। एग्जाम में बच्चों आता है 1 नंबर या 2 नंबर डिफरेंस बताने के लिए पीजी जॉनसन और केमी जॉनसन में। तो पीजी जॉनसन जो होता है बच्चों वीक वंडर बार फोर्स के कारण होता है, केमी जॉनसन एक्चुअल बार या स्ट्रॉन्ग बार के कारण जिसमें कोवेलेंट आयनिक बार होते हैं। पीजी जॉनसन के बच्चों जो एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही कम होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, जबकि केमी जॉनसन की एंथैल्पी चेंज जो होती है वो 40 to 280 to 240 किलो जूल पर मोल होती है। क्योंकि पीजी जॉनसन में जो चेंज इन एंथैल्पी तनिका में जो होती है लो स्पेसिफिक होती है और ये हाईली स्पेसिफिक होता है। यह रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। इसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो घट जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर पीजी जॉनसन का रेट बढ़ता है, केमी जॉनसन का रेट बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ाए जाने पर पीजी जॉनसन का रेट बढ़ता है। क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पर भी हम समझा सकते हैं कि किस गैस का जो है एडजॉर्प्शन कितना इजीली होगा। ओके, चलिए देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कुछ गैस है जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बच्चों 630 केल्विन। ऐसे ही मीथेन है 190 केल्विन, ऑक्सीजन है 33 केल्विन। तो देख रहे हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन का बहुत ही कम है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे पहले जाने से क्या होता है वह टेम्परेचर, ठीक है। हर एक गैस का एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के नीचे जाने पर ही उस गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ओके, तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना अधिक होता है उस गैस को उतना ही आसानी से जो है हम लिक्विफाई कर सकते हैं, उसका एडजॉर्प्शन उतना ही आसानी से हो सकता है। ठीक है ना, लिख लेंगे इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर इस गैस का क्रिटिकल
का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उसे उतने ही आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में आने पर वंडरवाल फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग हो जाता है अतः एडजॉर्प्शन भी तेज हो जाता है। अतः एडजॉर्प्शन तेज हो जाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के आधार पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही सिंपली जो है हम एडजॉर्ब करवा सकते हैं। उसके बाद मीथेन का ऑक्सीजन का बहुत ही मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही कठिनाई से एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर है। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए, विचारा जाए।